Hello students, let's start chapter 5 theory of demand from microeconomics. The chapter is related to the concept of demand. So first we must know what is demand. In general language, demand and desire takes equal meaning. Means in simple language we can say that demand and desire are identical. मीन्स डिमांड और डिज़ायर एक ही चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है. दीज आर डिफरेंट थिंग्स. डिमांड मीन्स व्हेन यू परचेज समथिंग, मीन्स व्हेन परचेज कंसिडरेशन टेक प्लेसेस बिटवीन टू पर्सन. कि डिमांड तभी कहलाएगी जब परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा. कहने का मतलब अगर एक गाड़ी आप खरीद रहे हो या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, तो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो इट मीन्स इट इज़ डिज़ायर. तो वो आपकी एक इच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हो जाए. मिलियन बिलियन प्रोडक्ट्स हैं आपकी मार्केट में, आपकी इकोनॉमी में. तो हम जिस प्रोडक्ट को देखते हैं, या काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमें भी लगता है काश हमारे पास भी ये चीज़ हो, बट वो सारी जो विश होती हैं वो तो हमारी फुलफ़िल नहीं होती ना. तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी डिज़ायर कहलाती है. जैसे आप कोई नई गाड़ी देखते हो, है ना, किसी का घर देखते हो, बहुत बड़ा सा घर है, तो हम सोचते हैं कि काश हमारे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो. तो वो हमारी विश होती है, मीन्स डिज़ायर होती है. ठीक है. वो डिज़ायर कंप्लीट कब होगी? जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी. परचेजिंग पावर का मतलब उसको ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा होगा और आप उस पैसे को खर्च करने के लिए विलिंग भी होगी, मीन्स तैयार भी होंगे. तो डिज़ायर आपकी जो डिमांड जो आपकी स्टार्ट होती है वो डिज़ायर से स्टार्ट होती है. जब आप कोई नई चीज़ देखते हो तभी आपकी डिज़ायर क्रिएट होती है. मीन्स डिमांड वहीं से स्टार्ट तो हो जाती है, बट वो डिमांड नहीं कहलाती. उसके बाद आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए. परचेजिंग पावर होने के बावजूद भी आप उस मनी को खर्च करने के लिए तैयार भी होने चाहिए. कि आपके पास पैसा है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते. आपके पास परचेजिंग पावर है, आप खर्च नहीं करना चाहते. तो जब आप किसी चीज़ को ख़रीद लेते हो तभी वो डिमांड कहलाती है. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या बनता है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर. क्योंकि आप जब कुछ ख़रीदने जाते हो तो आप एक क्वांटिटी सोच के जाते हो. अगर एक टेलीविज़न ख़रीदने जा रहे हो तो आपको पता है आपको एक ख़रीदना है, दो ख़रीदना है, चार ख़रीदना है. एक नोटबुक ख़रीदने जा रहे हो तो भी आपको पता है एक, चार या दो कितना ख़रीदना है. तो पॉसिबल क्वांटिटीज़ होती हैं दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी दैट अ पॉइंट ऑफ टाइम. कमोडिटी का मतलब कि वो प्रोडक्ट जिसको आप ख़रीदने जा रहे हो. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को ख़रीदता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. ठीक है. तो जब हम ख़रीदने जाते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस होते हैं मार्केट में और डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ परचेज़ की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा. अगर मान लिया आप जा रहे हो, आपका फ्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक नोटबुक खरीद के लाओ, आपका फ्रेंड हो सकता है 4 नोटबुक खरीद के लाए. तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और प्राइस भी डिफ़र होता है. एक शॉप पे जाओगे तो कुछ और होगा, दूसरी पे जाओगे कुछ और होगा, तीसरे पे जाओगे तो कुछ और होता है. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड. अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल अलग होता है. डिमांडेड का मतलब कि आपने खरीद लिया, मीन्स परचेज्ड. तो इसका मीनिंग बन जाता है इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कुल मिला के क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कि आपने कितना खरीदा है. इसका मतलब आपने खरीदा है तो आप वो स्पेसिफिक हो गया. कि आपसे पूछा जाए हाँ भी कितनी नोटबुक खरीद के लाए हो, तो आप बताओगे 2, 4 या 6 जो भी आप खरीद के लाए हो.
फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसका प्राइस क्या था, कि आपकी जो नोटबुक आप खरीद के लाए हो उसका प्राइस क्या होगा, तो आप बताओगे 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़, जितने की आप खरीद के लाओगे उतना बताओगे। अगर आपने कहा कि एक नोटबुक खरीद के लाए हैं, आपसे पूछ, इसका मतलब क्वांटिटी एक हो गया। प्राइस पूछा तो आपने बताया 50 रुपये, तो वो आपका क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेडी है परचेज करने के लिए, परचेज किया नहीं है, बट यहाँ पर परचेज कर लिया है, ये डिफरेंस इसमें, समझ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है डिमांड शेड्यूल। कहता है डिमांड शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, शेड्यूल का मतलब टेबल। कहता है एक ऐसी टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी परचेज्ड at different possible prices by the consumers। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हमने इसका पार्ट बनाया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो इसने क्या बताया डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करती है डिफरेंट प्राइसेस पर, क्योंकि अगर क्वांटिटी डिफर, प्राइस डिफर होगा तो क्वांटिटी भी डिफर होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 1 रुपीज़ पर 4 क्वांटिटी खरीदता है, 2 पर 3 क्वांटिटीज़ खरीदता है, 3 पर 2 खरीदता है और 4 पर 1 खरीदता है। समझ आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर क्वांटिटी भी चेंज होती है। प्राइस पहले 1 था, then 2, then 3, then 4, तो क्वांटिटी भी आपका 4, then 3, then 2, then 1। इफ प्राइस चेंजेस then quantity also changes, और quantity means quantity demand। ठीक है। अब डिमांड शेड्यूल आपका दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल का मतलब बाय आ कंज्यूमर, कि यहाँ पर जो हम डिमांड शो करेंगे वो एक सिंगल कंज्यूमर के द्वारा शो करेंगे, एक सिंगल फैमिली के द्वारा शो करेंगे, एक सिंगल फर्म के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर के द्वारा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, जो डिमांड हम कर रहे हैं एक कंज्यूमर के द्वारा, कि मान लिया उसमें आप हैं, 1 रुपये पे आप 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 2 रुपये प्राइस होने पे आप 3 खरीद रहे हैं, 3 पर आप 2 खरीद रहे हैं, 4 पर आप 1 खरीद रहे हैं। सो द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द शेड्यूल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर ऑन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, बट it should be mentioned that there is only one consumer। हम एक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, अकेला। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला, मीन्स एक, वो एक फैमिली हो सकती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल का आपका सेकंड पॉइंट है, क्योंकि आपको बताया था कि मार्केट डिमांड शेड्यूल दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल वी हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक, आपको पता है मिलियन बिलियन कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे मिलियन मिलियन प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं मार्केट में। किसी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, मीन्स आप कह सकते हो और भी कुछ नहीं तो एक से तो ज़्यादा होते हैं ना, तो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। एक छोटी सी अगर शॉप आपकी एरिया में है तो आपने देखा होगा उस पर कोई एक पर्सन नहीं जाता, उसमें बहुत सारे पर्सन जाते हैं। आपके एरिया के जितने पर्सन हैं सभी वहाँ पे परचेज़ करने, मोस्टली पर्सन परचेज़ करने वहाँ पे जाते होंगे, ठीक है। तो मार्केट का मतलब, मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब कि एक ऐसा शेड्यूल जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी परचेज्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स। इसलिए मार्केट का मतलब हम यहाँ मान के चलते हैं, मतलब मार्केट का मतलब होता है कि उसमें जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, वो क्या, कि आपको यहाँ पे एजम्पशन लेनी होगी कि आपकी मार्केट में केवल 2 कंज्यूमर हैं, उनका नाम है ए और बी। ए और बी, आपकी मार्केट में केवल
2 कंज्यूमर प्रेजेंट हैं, क्योंकि कंज्यूमर तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लेकिन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि पूरी इकोनॉमी एजम्पशंस पर बेस होती है, मान्यताओं पर बेस होती है। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हमने एजम्पशन ली कि आपकी मार्केट में कितने कंज्यूमर है, 2 कंज्यूमर है। तो अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर ए 1 रुपीज़ पर 4 की डिमांड करता है, 2 पर 3 की करता है, 3 पर 2 की डिमांड करता है, 4 पर 1 की। अब दूसरे की अगर बात करते हैं इसी प्राइस पर, आपका बी जो कंज्यूमर है 1 पे 5, 2 पे 4, 3 पे 3 और 4 पे 2 की डिमांड करता है। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल। कैसे? ए का अलग, बी का अलग। ए ने इंडिविजुअली इतना क्वांटिटी डिमांड किया है, बी ने इतना डिमांड कर रहे हैं। अभी मार्केट कब बनेगा? मार्केट बनेगा जब दोनों को, क्योंकि हमने एजम्पशन ली है कि यहाँ पर 2 कंज्यूमर हैं, तो जब ए और बी की क्वांटिटी को प्लस कर दिया जाएगा, मीन्स 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3, it will known as the market demand. Okay, so the market demand schedule is the schedule which shows the different quantity demanded by all the consumer. ये दोनों कंज्यूमर, तो ऑल में ये दोनों आएंगे इन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, कि 1 पर टोटल 9 की डिमांड हुई है, 2 पे टोटल 7 की, 3 पे 5 की और 4 पे 3 की। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? सिंपली यू कैन से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करना है। कहता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, कि ग्राफ की फॉर्म में जब इन शेड्यूल को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस इज नोन एज द डिमांड कर्व। वो डिमांड कर्व होता है। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन मार्केट डिमांड कर्व। In individual demand curve, you can write that the individual demand curve is the graphical presentation of individual demand schedule. अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लगाए तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल लग जाएगा, कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मीन्स अकेले का। तो ये आपका डिमांड कर्व होता है इस तरह का। यहाँ पे आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपने देखा शेड्यूल में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, कि ₹1 पर ये 4 की डिमांड करता है, ₹2 पर ये 3 की डिमांड करता है, ₹3 पर 2 की डिमांड करता है, ₹4 पर 1 की डिमांड करता है। ठीक है। तो पहले आपका कंज्यूमर यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, फिर आपका कंज्यूमर इस पॉइंट पे आ जाता है, फिर इस पे आ जाता है, फिर इस पे आ जाता है। जैसे जैसे प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। डी रिप्रेजेंट डिमांड कर्व, तो ये आपका डिमांड कर रहा है। ये भी दिखा रहा है डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ हैं ऑन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। नाउ कम टू द मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे मार्केट लग जाएगा, ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे मार्केट लग जाएगा, बाकी मीनिंग वही होगा। तो जैसे आपने देखा है, आपने एजम्पशन भी ली थी यहाँ पर दैट देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि आपकी मार्केट में 2 कंज्यूमर हैं बस। तो पहले इंडिविजुअली बनाओगे, एक आपने बनाया इंडिविजुअली, कि आपने देखा था कि वन प्राइस पर, ये आपका प्राइस है इधर, ये आपका क्वांटिटी है, 1 पर आप 4 की डिमांड, 2 पर 3, 3 पर 2 और 4 पर 1 की डिमांड। ये डी आपका डिमांड कर हो गया इंडिविजुअल। ए के बेस पर हम बनाएंगे, इस बेस पर, इस प्राइस को और क्वांटिटी को लेके। अब इसको छुपा लो, प्राइस और क्वांटिटी को इसको लेके हम बनाएंगे बी का उसी तरह से। अब ये दोनों आपका टोटल करके, ये प्राइसेस और ये क्वांटिटीज़। तो जैसे आपने देखा कि प्राइस 1 पर टोटल आपकी जो डिमांड है वो 9 क्वांटिटीज़ है, ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा ठीक है, उसके बाद में आपने देखा जैसे प्राइस 1 से इंक्रीज़ होकर 2 हो जाता है तो डिमांड 7 की करते हैं टोटल, 3 पे 5 की डिमांड है और 4 पे 3 की डिमांड है। ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ बी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, इट विल नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व।
Exactly. Now come to the next point. अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है भाई? ठीक है, हेयर यू हैव टू स्टडी द डिमांड शेड्यूल, सॉरी डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन तो आपने कर लिया, डिमांड शेड्यूल तो आपने कर लिया। नाउ कम टू द डिमांड शेड्यूल कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, सॉरी डिमांड फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो फंक्शन का मतलब होता है काम करना, इफेक्ट होना। और डिमांड का आपको पता है कि डिमांड कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पर कहता है डिमांड फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर कौन से होते हैं आपका? इसका फॉर्मूले की फॉर्म में आप इस तरह से लिखोगे कि डी एक्स इजिकल टू, डी एक्स का मतलब एक्स वो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एप्पल, मैंगो, बनाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नोटबुक, बुक, कुछ भी हो सकता है ये। तो डी एक्स इजिकल टू, डी एक्स मीन्स डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, डी का मतलब डिमांड, एक्स का मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एफ। एफ मीन्स फंक्शन। ये फंक्शन कैसे करता है? तो पी एक्स आपका होगा प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट, पी आर आपका जो होगा वो होगा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर, एंड वाई डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर। आपका डिमांड फंक्शन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आपके जो डिटर्मिनेंट्स आते हैं वो आता है पी एक्स, देन पी आर, देन वाई, देन टी, देन ई एक्सेट्रा, और भी आते हैं। जनरली ये आते हैं इसमें। इसमें क्या देखते हैं हम? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पी एक्स क्या होता है? पी मीन्स प्राइस, एक्स मीन्स वो कम्युनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। जनरली आपने देखा भी होगा, कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं। सेकंड वाई होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर इनकम ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दो केस। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका कंज्यूमर की इनकम के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स इफ़ वाई इंक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज, इफ़ वाई डिक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज। वाई का मतलब इनकम। हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम करेंगे। ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, जिसको हम कहते हैं कि जिनको ब्रांडेड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में हम पढ़ना होता है पहले गिवन गुड्स होती है। गिवन गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स विच हैव नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिनका कंज्यूमर की इनकम के साथ में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन कैसे? पहली बात तो गिवन गुड्स घटिया वस्तुएं होती हैं, जिन्हें हम घटिया वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? जैसे बताया नेगेटिव रिलेशन होता है कि इनकम बढ़ती है, मीन्स इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर होता है नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर है पी आर स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। आपको पता है आपकी मार्केट में दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट की अगर बात करते हैं तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिनको एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक का प्राइस अगर चेंज होगा तो दूसरे की डिमांड चेंज होगी। कैसे? कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है, टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब टी महंगी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई टी तो बहुत महंगी होगी, चाय बहुत महंगी होगी, तो इससे बढ़िया कॉफ़ी ना खरीद लें, एक स्टैंडर्ड भी आएगा। लेकिन जब चाय का प्राइस कम हो जाता है तो सोचते हैं यार कॉफ़ी बहुत महंगी लग रही है, इसके कंपैरिजन में कॉफ़ी की डिमांड को कम कर देते हैं। तो प्राइस इंक्रीजेस फॉर टी, देन डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीजेस।
प्राइस डिक्रीजेस फॉर टी, द डिमांड फॉर कॉफ़ी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स विच कैन बी satisfy the demand of a consumer altogether, means individually they can't satisfy the demand for an individual। अकेली ही डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जैसे कार और पेट्रोल, आपके पास अगर कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार को कैसे चलाओगे? अगर पेट्रोल है और कार नहीं है तो पेट्रोल का आप करोगे क्या? इज दैट क्लियर? कार के बगैर पेट्रोल का यूज़ नहीं है, पेट्रोल के बगैर कार का यूज़ नहीं है। ठीक है। इसमें पेन और इंक भी ले सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। कार महंगी होगी, लोग इसको कम खरीदेंगे। जब कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्यों करेंगे? कार ही नहीं है तो पेट्रोल को क्या करेंगे? इसका मतलब डिमांड कम। कार सस्ती हो जाती है तो उसकी प्राइस कम होने का मतलब सस्ती हो गई। कार सस्ती होगी तो लोगों ने खरीदा, लोगों के पास कार आ गई, कार आई तो उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए होगा, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो चीज़ कम पसंद है उसको कम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ लेंगे, फेवरेबल टेस्ट एंड अनफेवरेबल टेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है कि पिज़्ज़ा का क्या है, आपको ज़्यादा पसंद है। जनरली पिज़्ज़ा और एप्पल आपके पास ऑप्शन अगर है, ठीक है, तो अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप पिज़्ज़ा की डिमांड करोगे। अगर आपको एप्पल पसंद है तो आप एप्पल की डिमांड करोगे। जनरली लोगों ने देखा होगा, आप भी देखते होगे कि यहाँ पर पिज़्ज़ा को ज़्यादा पसंद किया जाता है, फ्रूट्स को कम किया जाता है। तो इसलिए पिज़्ज़ा को ज़्यादा पसंद किया जाता है, पिज़्ज़ा की डिमांड ज़्यादा। एप्पल को कम पसंद किया जाएगा, इसके कंपैरिजन में एप्पल की डिमांड क्या होगी? कम होगी। मीन्स फेवरेबल टेस्ट होगा, ज़्यादा पसंद जिस प्रोडक्ट को करोगे उसकी डिमांड ज़्यादा। अनफेवरेबल टेस्ट होगा, मैं जिसको पसंद नहीं करोगे, कम पसंद करोगे, उसकी डिमांड कम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, हम इसको बोलते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है, जैसे आपको बताया कि आपको कोई बुक परचेज करनी है, ठीक है, उस बुक के अगर प्राइस आपको लगता है फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, उस बुक के प्राइसेस अगर लगता है कि अभी उस बुक के प्राइस है 200 और फ्यूचर में उसके प्राइस 800 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने की संभावना है तो आप उसको आज ही खरीद के ले आओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही बुक फ्यूचर में 800 की हो जाएगी, लेकिन अभी 800 की है लेकिन फ्यूचर में 200 की हो जाएगी। ठीक है। करंट में इतनी है, फ्यूचर में इतनी की हो जाएगी, आज इतनी है, कल इतनी हो जाएगी। मीन्स अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने की संभावना है, समझ रहे? ठीक है, प्राइस डिक्रीज होने की संभावना है, तो आप क्या करोगे? आज नहीं खरीदोगे। आज उसकी डिमांड को आज उसको नहीं खरीदने का मतलब उसकी डिमांड आपने क्या कर दिया? कम कर दिया, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर कोई चीज़ महंगे होने वाली है तो आप सोचते हो आज ही खरीद लेते हैं, हम डिमांड बढ़ा दिया। फ्यूचर में आपको लगता है कि सस्ता होने वाली है तो आप सोचते हो आज नहीं खरीदते। ठीक है, आज नहीं खरीदने का मतलब आपने डिमांड को कम कर दिया। फिर कहता है मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन में आपको मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वैसे बाकी सारे कंपोनेंट मार्केट में तो सारे कंपोनेंट होते हैं, बट बाकियों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो करना है वो करना है केवल N और YD। N का मतलब नंबर ऑफ़ कंज्यूमर क्या देखोगे कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर अगर ज़्यादा है, मीन्स आपके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे। फैमिली मेम्बर कम है तो डिमांड भी कम करोगे। फैमिली मेम्बर ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, फैमिली मेम्बर कम तो डिमांड भी कम। मीन्स फंक्शन है घर में तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ज़्यादा हो गए तो आप डिमांड आपको ज़्यादा खाना चाहिए होगा। ठीक है, फंक्शन खत्म हो गया तो मीन्स सारे रिलेटिव आपके जा चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर कम तो डिमांड भी कम। नेक्स्ट होता है YD का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि सबके पास इक्वल मनी है, सबके पास बराबर पैसे हैं तो डिमांड सब करेंगे, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबके पास पैसे जो है अलग अलग हैं। आपको पता है इकोनॉमी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई एवरेज है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसका मतलब सबके पास इक्वल मनी है तो सब
किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब डिमांड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हर किसी के पास जो पैसा है वो अलग अलग है, इसका मतलब जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद में जो बात करते हैं वो करते हैं लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है लो ऑफ डिमांड कहता है स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहता है लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, मीन्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। मीन्स इफ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज, इफ प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज, प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज देन प्राइस इंक्रीजेज, इट शोज द नेगेटिव रिलेशन। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे हम इसको शेड्यूल से भी देख सकते हैं, जैसे प्राइस आपका पहले 10 था, देन 9, देन 8, और क्वांटिटी पहले 100, देन 150, देन 200। प्राइस 10 से डिक्रीज होकर 9 हो गया तो क्वांटिटी 100 से लेके 150 हो गया। प्राइस 9 से डिक्रीज होकर 9 हो गया और 9 से डिक्रीज होकर 8 हो गया, तो यहाँ पर क्वांटिटी 150 से डिक्रीज होकर 200 हो गया। ठीक है, उसको हम ग्राफ की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ होता है, इस ग्राफ में आपका जो वाई एक्सिस है उससे प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी जो है मीन्स एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका डी कर्व है, जैसे आपने दिखाया कि हम इसको इनिशियल प्राइस मानते हैं, इसको इनिशियल क्वांटिटी मानते हैं। पी प्राइस पर ये जो आपका कंज्यूमर है वो क्यू क्वांटिटी को परचेज करता है। ठीक है, जैसे प्राइस पी से घटकर P1 हो जाता है तो क्वांटिटी क्यू से बढ़कर Q1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ एजम्पशन होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन क्या होती है, एजम्पशन में पढ़ते हैं, ये सारी एजम्पशंस हैं। मीन्स जो आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था उसमें यहाँ पर एक पॉइंट और था PX, मीन्स प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट। उस प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये सारे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब क्या होनी चाहिए, इनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो सकता है। तो ये हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है कि इनमें किसी का तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, एक एजम्पशन लेनी पड़ती है, भाई इनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मोमेंट की बात क्या होती है, तो मोमेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि डिमांड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करता है। अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट जो होता है वो आपका होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने के कारण, प्राइस चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा था कि अगर प्राइस, तो इसमें होता क्या है कि एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो अगर प्राइस कम होगा तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो प्राइस अगर कम होगा तभी आपकी डिमांड, प्राइस अगर आपका ज़्यादा होगा तो डिमांड आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी पहली बात तो दो सिचुएशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मूवमेंट की मूव दो तरह से करेगा, ठीक है, एक में तो डिमांड को इंक्रीज़ करेगा, एक में डिमांड को डिक्रीज़ करेगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, स्प्रीड होना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंक होना, मीन्स कम होना। तो यहाँ पर कहता है प्राइस डिक्रीज होने पर, जैसे मान लिया कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ये है, इतने प्राइस पर कोई कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी परचेज करता है, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज होकर P से घटकर P1 हो जाता है तो आपको पता है कि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। प्राइस घटने पर क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आपका पहले जो कर्व था इस पॉइंट पे था, अब आपका कर्व जो है इस पॉइंट पे है। इसको हम A लिख सकते हैं, इसको हम B लिख सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पे मूव हुआ है, ऊपर से ये पहले आप A लिखोगे या B लिखोगे, ठीक है। इनिशियल दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। इनिशियल पॉइंट आपका ये था, प्राइस इतना था, इतने पर इतनी क्वांटिटी। जैसे प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी जो प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट आपका ये था, अब आपका पॉइंट ये है। तो आपका जो डिमांड है वो डाउनवर्ड मूव हुआ है। किधर मूव हुआ है, डाउनवर्ड, समझ आया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का Q से Q1 तक का जो डिफरेंस है, इट शोज़ द एक्सटेंशन इन डिमांड, मीन्स डिमांड इतनी बड़ी है इतना प्राइस चेंज होने से। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कम,
कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होता है, कम होना मीन्स श्रिंक होना, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, कह रहा है प्राइस इंक्रीज। मान लिया आपका पहले क्वांटिटी इतना था, ठीक है, पहले क्वांटिटी इतना था, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी परचेज करता है, ठीक है। प्राइस को आपको इंक्रीज़ करना है, इसके अकॉर्डिंग चलो, प्राइस आपने इंक्रीज़ कर दिया, पी से बढ़ाकर आपने P1 कर दिया, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको पता है जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट, क्योंकि पहले आपका इनिशियल प्राइस ये था तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, ठीक है। न्यू प्राइस ये है, इसका मतलब न्यू पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करोगे, ये आपका डी कर्व आ गया, ठीक है। तो आपका डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ मूव किया है, अपवर्ड मूव किया है। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस भी कर सकते हो आप, कैसे डिफरेंस कर सकते हो, एक्सटेंशन की केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन की केस में डिमांड कर्व अपवर्ड मूव करेगा। तो इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो आपको पता है मूवमेंट आपका दो तरह का होता है, किसके कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होते हैं तो इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और अगर प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कहने का मतलब एक्सटेंशन का मतलब डिमांड को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड को कम करना है, किसके कारण, प्राइस के कारण। वो आपको पता है कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी कम डिमांड, कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। आपने पढ़ा था अभी इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, मीन्स प्राइस और डिमांड में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व आता है वो शिफ्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिफ्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है। शिफ्ट दो तरह का होता है और उसका जो मेन रीज़न होता है वो मेन रीज़न क्या होता है, अदर थिंग्स मीन्स अदर फैक्टर्स। ड्यू टू अदर फैक्टर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, ठीक है। डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। शिफ्ट कैसे करेगा कि नया डिमांड कर्व इसमें क्रिएट हो जाता है, ठीक है, नया डिमांड कर्व क्रिएट हो जाता है। कैसे, इंक्रीज में, यहाँ पर इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है बट प्राइस के कारण नहीं, अदर फैक्टर्स के कारण। डिक्रीज का मतलब कम होना बट प्राइस के कारण नहीं, अदर फैक्टर्स के कारण। मीन्स यहाँ पर कह सकते हो कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, रिमेन कांस्टेंट, प्राइस सेम है, बट जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। प्राइस यहाँ पर सेम है बट डिमांड जो है वो क्या हो गई है, ये हो गई है। इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं यहाँ पर भी और इसमें भी कोई चेंज नहीं। प्राइस कांस्टेंट है बट डिमांड क्या है, इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम है बट डिमांड कम हो गया तो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम बात करते हैं इतने प्राइस पर कोई कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी की डिमांड करता है, प्राइस सेम है, इतने ही प्राइस पर हो सकता है उसके घर में मेंबर ज़्यादा आ गए हों, मीन्स मेहमान ज़्यादा आ गए हों, हो सकता है सीजन चेंज हो गया हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया हो, ठीक है, या टेस्ट और फेवरेबल हो गया हो तो उसके कारण डिमांड आपकी बढ़ गई है। तो अब वो पहले इतनी क्वांटिटी खरीदता था, अब उसने इतनी क्वांटिटी से डिमांड को बढ़ा दिया है। तो पहले डिमांड कर्व आपका ये था, अब आपका डिमांड कर्व ये है, इसका नाम लिखो D1, ठीक है। इनिशियल आपकी क्वांटिटी ये थी तो आपको इसको A लिख सकते हो, उसके बाद में इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी मीन्स इनिशियल पॉइंट आपका ये था, इतनी इसी प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, A पॉइंट से B पॉइंट पे फिर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये शिफ्ट जो A से B के बीच तक का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब उसी तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे, सेम वही इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी आपको लेना होगा, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी। इनिशियल तो आपको लेना होगा तभी आप डिमांड कर्व बना सकते हो, ये नहीं कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, तो इनिशियल तो आपको लेना पड़ेगा। और ध्यान यहाँ पर भी देना है कि हमें डिमांड को कम करना है। तो कोई कंज्यूमर इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी की डिमांड करता है, ठीक है, प्राइस वही है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ। अब जो मेहमान आए थे वो चले गए हैं, ठीक है, मेहमान आए थे जो चले गए हैं, तो पहली बात तो आपका इनिशियल जो पॉइंट था वो ये है, ठीक है। अब क्वांटिटी इसने क्या कर दिया, मेहमान चलेगा किसी भी कारण से, जो रिलेटिव से उसके चले गए हैं, तो डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्वांटिटी क्यू से कम होकर क्यू1 हो जाती है।
ठीक है, ये इसका बी पॉइंट। तो ये आपका फर्स्ट डिमांड कर्व, ये आपका सेकंड डिमांड कर्व। तो फर्स्ट का नाम हम लिखते हैं डी, सेकंड का लिखते हैं D1 D1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ए से बी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें डिफरेंस आ सकता है, एग्जाम में क्या आते हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, इंक्रीज डिक्रीज के बीच में डिफरेंस, और मोमेंट और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस। मोमेंट किसके कारण होता है, प्राइस के कारण। अदर थिंग्स यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, मीन्स अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर ड्यू टू अदर फैक्टर, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट रहता है, बाकी फैक्टर्स में चेंज होने के कारण डिमांड चेंज होती है। मोमेंट में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है, शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये देखना है। ठीक है, इसमें आपका जो डिमांड कर्व है या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करता है। इसमें डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ये आपका राइटवर्ड हो गया, ये आपका लेफ्टवर्ड हो गया। इसमें शिफ्ट होता है। ठीक है, डिफरेंस ये भी हो सकता है एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज में डिक्रीज में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज में डिफरेंस। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत ध्यान से इनके जो डिफरेंसेस है वो आपको करने हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में कोई भी क्वेरी अगर आपको है, ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी आपकी बनती है, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।